डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद सर से कि सर अध्यक्षीय अभिभाषण से हम सभी को अनुग्रहित करें। सबसे पहले इस पटल से जुड़े सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। यह सत्र जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से पत्र वाचन हो रहे हैं, वह एक बड़ी उपलब्धि है भाषा प्रौद्योगिकी के परिचय विषय इस मुख्य पाठ्यक्रम के लिए, और इसके लिए इस आहुति में अपना योगदान दे रहे या नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर सी जयशंकर बाबू जी को मैं इसके लिए सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार प्रेषित करता हूं। और साथ ही इस भूमिका में उमेश जी जिस तरीके से संलग्न हैं, जुटे हुए हैं, मैं आपका भी आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। आसान नहीं होता है इतने कम समय में इतने सुसंगत और ज्ञानवर्धक पत्र का वाचन कर पाना, विषय को रख पाना और उसमें समय सीमा के भीतर ही यह बता पाना कि वह जो विषय रख रहे हैं उसके आगे की संभावनाएं क्या है। यह जो एक अध्येता की दृष्टि है, यह अध्येता की दृष्टि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा से जुड़े हुए सभी जनों की उपलब्धि है कि हम अपनी भाषा में इतने महत्वपूर्ण पत्र का वाचन कर पा रहे हैं और हिंदी भाषा के विकास की दिशा को ठीक देख पा रहे हैं और तय कर पा रहे हैं। इस पूरे संयोजन के लिए, आयोजन के लिए मैं पटल का आभार व्यक्त करता हूं, पटल से जुड़े सभी लोगों का। 4 पत्र पढ़े गए, 5 पत्र थे जिसमें से 4 पढ़े गए। सुश्री राखी जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी डिजिटल एप्लीकेशन द्वारा शिक्षा में नवाचार को लेकर। ई लर्निंग पर उनका बल था और ई लर्निंग का ही एक माध्यम या पाठ्यक्रम भी है। उन्होंने बताया कि तकनीकी पैठ कैसे मजबूत हुआ है और इसने कैसे युवा महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संचार माध्यमों यानी मल्टीमीडिया के तमाम तरह के उपादानों को ग्रहणीय बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दिशा में जो एक शोध किए गए हैं ई लर्निंग को लेकर के, उस पर अपना पत्र, उनका पत्र इस बात पर आधारित था और उन्होंने अपना जो विषय इस सर्वे के लिए जो क्षेत्र चुना था वह था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। कई सारी बातें उन्होंने रखी और बताया कि किस तरीके से जो नए विद्यार्थी हैं वे नवाचार को एडॉप्ट कर रहे हैं, अभिसरण को एडॉप्ट कर रहे हैं, ई लर्निंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और कैसे वह इसको लेकर के बेहद सकारात्मक है। मैं ये कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूशन को या एक डिसिप्लिन के विद्यार्थियों को लेकर के आप सैंपल नहीं बना करके किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस दिशा में जिस तरीके से प्रश्नों को रखा और प्रश्नों के माध्यम से आपने जवाब प्राप्त किए और फिर उसकी एनालिसिस की, वह बेहद महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े जब एक बड़े क्षेत्र, बड़े इलाके में जाएंगे और डिजिटल डिवाइड जैसे टर्मिनोलॉजी से जुड़ेंगे तो हो सकता है कि यह आंकड़ा बदल जाए, यह तथ्य बदल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन यह बात जो सुश्री राखी ने कही वह महत्वपूर्ण है कि युवाओं के विचार बदले हैं और ई लर्निंग को लेकर के वे सकारात्मक रुख रख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो बातें कही उसमें यह भी था कि आने वाले समय में शिक्षा में इससे का योगदान बहुत अधिक हो सकता है। नवाचार के तमाम तरह के प्लेटफॉर्म विकसित किए जा सकते हैं, विकसित ही नहीं किए जा सकते हैं बल्कि उसको उन्नत किया जा सकता है। मैं देख रहा था चैट बॉक्स में है तो हरिराम जी ने अपने प्रसंग रखे हैं कि है तो अभी भी कितनी दिक्कतें, कितनी कठिनाइयां हैं हिंदी को लेकर के। मैं निश्चित तौर पर, चूंकि हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी और तकनीक के हम सभी अध्येता और विद्यार्थी हैं, तो इस बात से रूबरू हैं और इस बात से भी रूबरू हैं कि 10 साल पहले
यूनिकोड नहीं था, तब कितनी समस्या थी फ़ॉन्ट को लेकर के, फ़ॉन्ट परिवर्तन को लेकर के, और ये 10 सालों में इसको कैसे सुधार किया गया है और कैसे है तो हम आश्वस्त हुए हैं कि हम ठीक-ठीक हिंदी लिख पा रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर उसका उपयोग कर पा रहे हैं। यही नहीं, जो पारंपरिक मीडिया थी, वह भी अपने प्रकाशन यानी पब्लिशिंग के क्षेत्र में है, तो जो नए फ़ॉन्ट हैं या फिर फ़ॉन्ट परिवर्तन के जो नए-नए उपागम हैं, उनको है तो प्रयोग कर रही हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी प्रकाशन योजना को आगे बढ़ा रही हैं, और यह उपलब्धि पिछले 10 सालों की है। इसके बाद यानी कहने का मतलब यह है कि जो नवाचार है उसको लेकर के हमें सकारात्मक होने की ज़रूरत है, और जैसा सुश्री राखी ने शिक्षा में नवाचार को लेकर के सकारात्मक रवैया रखने पर बल दिया। इसके बाद हमारे दूसरे जो वक्ता थे लक्ष्मण जी, उनके वक्तव्य बहुत ही सुव्यवस्थित थे। हालाँकि उन्होंने बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया। उन्होंने भी भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में कहा कि भाषा प्रौद्योगिकी केवल भाषा तक सीमित नहीं है, यह आज विकसित होते हुए स्वतंत्र विषय एवं अनुशासन का रूप ले चुकी है। प्राकृतिक भाषा संसाधन के साथ-साथ अनुवाद, सूचना पुनर्प्राप्ति आदि विभिन्न क्षेत्रों में हम हिंदी भाषा में प्रौद्योगिकी के पैठ को और उसके बल को देख सकते हैं। तीसरे शोधार्थी जिन्होंने शोध पत्र वाचन किया, श्रीमती सुरेखा ज्ञानदेव आवटे जी ने, उन्होंने शुरू में ही कहा कि वह कला शाखा की हैं और एक जिज्ञासु अध्येता हैं, और श्री जयशंकर बाबू जी को अपना गुरु मानती हैं। संगति से और संगत से क्या प्रभाव पड़ता है और भाषा कैसे तब्दील होती है, वह आपके बोलने के ढंग से, तेवर से पता चल रहा था। आपने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जन्माष्टमी की भाषा कहा है, और यह मेरे लिए भी सुन करके बहुत ही अच्छा लगने वाली बात थी। पत्रकारिता के योगदान हिंदी भाषा में जो रहे हैं, हिंदी साहित्य चाहे गद्य हो या पद्य हो, उनके जो साहित्यकार हैं और पूरा का पूरा जो क्रमानुक्रम है, अलग-अलग वादों में, चाहे हिंदी कविता का क्षेत्र हो या फिर हिंदी गद्य का क्षेत्र हो, हिंदी विधाओं का क्षेत्र हो, सब में साहित्यकारों ने हिंदी भाषा के मान को, सम्मान को आगे बढ़ाया है। और आपने यह कहा कि हिंदी भाषा का विकास जो है एक पूरक के रूप में हुआ है, और राष्ट्र भाषा हिंदी की जो वृद्धि है और विकास है निरंतर जारी है। आपने साथ ही साथ कई सारे तकनीकी साधनों की बात की जो आज हिंदी भाषा के विकास में जुटे हुए हैं, जैसे अनुवाद प्रौद्योगिकी, कंटेंट राइटर और साथ ही साथ एंकर, भाषा के है तो कंप्यूटिंग, मीडिया क्षेत्र में सीडेक की भूमिका, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की जो अवधारणा है और इसमें रोजगार के नए क्षेत्र जो विकसित हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी आपने अपनी बात कही। यह आशंका ज़रूर है कि भाषा प्रौद्योगिकी की विकास की वजह से हो सकता है, कृत्रिम मेधा की विकास की वजह से हो सकता है कि जो पारंपरिक नौकरियां हैं वे चली जाएं। लेकिन यह भी आशंका दुरुस्त करने वाली है जो पिछले सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य में हमें सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि जितनी नौकरियां जाएंगी उतनी ही नौकरियां आएंगी भी। ये जो आवाजाही का क्रम है, यह विकास की एक प्राथमिक शर्त है। हवा बदलती है, रुख बदलता है, तो फिर हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन प्रकृति का काम ही है सामंजस्य, विरुद्धों का सामंजस्य। प्रकृति है तो जैसे है तो सारी चीजों में साम्य और संतुलन बैठा लेती है, ठीक उसी तरीके से ये जो तमाम तरह की तकनीकी तब्दीलियां हो रही हैं, वह आशंकाएं निर्मूल भले न हो, लेकिन यह भी आश्वस्ति है कि हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए इन तमाम चुनौतियों से पार पाएंगे। आखिर में जो एक वक्तव्य एक शोध पत्र वाचन हुआ, वो बेहद दिलचस्प और बेहद रोचक था। आवाज की भली ही कठिनाई थी, और यतेंद्र द्विवेदी जी ने अपने शोध पत्र वाचन में, वो काफी अनुभवी हैं और संगीत के मर्मज्ञ हैं, कलाविद हैं, और उनकी भाषा और बोलने के अंदाज से मुझे लग रहा था कि वह भाषा को लेकर के कितने उत्सुक हैं। इस उम्र में भी इस में वह किस तरीके से राधा वल्लभ संप्रदाय को आज के समय में जीवंत और सजीव बनाने में अपनी भूमिका को तय कर रहे हैं।
तो सबसे पहले उनको आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो रहा है, वह काव्य की विशिष्ट उनकी जो काव्य की विशिष्ट शैली रही है, काव्य की जो विशिष्ट परंपरा रही है, राधा रानी की लीलाओं का जो वर्णन रहा है, उसमें है तो उसकी जो एक उदात्त प्रकृति है, उस उदात्त प्रकृति में है तो तमाम तरह के जो ऐतिहासिक भूगोल में घटित घटनाक्रम रहे हैं, उठा-पटक रहे हैं, उसका वह एक जवाब के तौर पर रहा है और भारतीय मनुष्य को अपने संस्कृति से जोड़े रखने, अपनी परंपरा से जोड़े रखने में काफ़ी मजबूत स्तंभ सिद्ध हुआ है। राधा वल्लभ संप्रदाय की तरह ही ढेर सारे संप्रदाय ऐसे रहे हैं, जो भारतीय भूगोल में, भारतीय भाषा में, भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। और इसी रूप में आपने कहा कि आज के डिजिटल ज़माने में हम कैसे राधा वल्लभ संप्रदाय की जो साहित्य हैं, उनके जो टीकाएँ हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनका हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के विभिन्न ऑडियो विजुअल रूपों में उनका उपयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम के लिए हमारे पास ढेर सारी सुविधाएँ मौजूद हैं, वो चाहे क्लाउड के रूप में हो या आर्काइव के रूप में हो। हमें हमारे पास यह तकनीकी सुविधा मौजूद है कि पहले हम जब किसी चीज़ को बचा कर रखने को लेकर के बेहद चिंतित होते थे और वो चीज़ें बची ही रहेंगी, यह कोई गारंटी नहीं होती थी। कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आग ही नहीं लगी हैं, बल्कि दीमकों ने उसको नष्ट कर दिया है। वैसी चीज़ें अगर बची रहती हैं और डिजिटल रूप में बची रहती हैं, तो यह भी हमारी बड़ी उपलब्धि है, शिक्षा की उपलब्धि है, तकनीकी की उपलब्धि है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। मैंने पत्रवाचकों के माध्यम से अपनी बात रखी, आपने सुना। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपकी आवाज में वही सरलता, वही मधुरता, और आज हम सभी अनुग्रहित हैं सर। साथ ही साथ आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर यह पटल भी समृद्ध हुआ। मैं आपका हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।